आज हमारे साथ हंसला भाई आए हैं, इनके पास पंच एलआर है और आपको हम दोनों गाड़ी का रिव्यू देंगे क्योंकि हमारी गाड़ी तो पुरानी हो चुकी है, इन्होंने अभी जल्दी ही ली है, लगभग 9-10 महीने हो गए हैं। तो हंसला भाई कैसे हैं? भाई बढ़िया। तो बढ़िया है। कब की गाड़ी है आपकी, कितने साल हो गए, महीने हो गए? मेरी ये नेक्स्ट मंथ जो है 1 साल पूरी हो जाएगी। हमने पिछले साल मार्च में ही गाड़ी ली थी। तो एडवेंचर क्या दिक्कत आ रही है चलाने में? एलआर रेंज है, मतलब लॉन्ग रेंज वाली है। सब्सिडी हालांकि इसमें अभी तक नहीं है, टाटा सब्सिडी में बड़ी बेकार है। सब्सिडी में, सर्विस में, हर चीज़ में बेकार है। सर्विस तो मेरी तो 2.5 साल हो गए हैं और हमको इतनी दिक्कत हो रही है सर्विस में कि पूछो ना। मतलब अगर हम लोग की जान पहचान है तो थोड़ा बहुत काम हो जा रहा है, वरना फिर इतना ज़्यादा समस्या हो रही लोगों को। लोग तो आते हैं और उनको बिल बनाते हैं 7-8 हज़ार का। भाई जब सर्विस बीवी हमने ली है, बीवी में हमको बताया गया था, जब गाड़ी लेने गए थे तो हमसे बताया था सर्विस इसकी 1,000-2,000 मैक्सिमम 3,000 रुपये की होगी। लेकिन जब 2-3 सर्विस ऐसा ही हुई, 2-2.5 हज़ार 1,500 ऐसा ही हुई, 3 सर्विस या 4 सर्विस ऐसा ही होती थी। फिर अभी जब सर्विस कराने जा रहे हैं तो कभी 4,000, कभी 5,000, कभी 6,000, इस तरह से बिल पकड़ा दे रहे हैं। तो अगर सर्विस इतना ज़्यादा महंगी है ईवी की, तो अब हम सर्विस के लिए जो है जा रहे हैं तो वहाँ पे बिल इतना फाड़ रहे हैं। तो सर्विस पे बहुत ध्यान देना चाहिए इन लोगों को। और 2,500 रुपये इसकी सर्विस कॉस्ट है, 2,500 रुपये। अब जैसे ये है कि आपकी गाड़ी कब की है? मेरी 2.5 साल हो गए करीब। 2.5 साल है तो इसकी कॉस्टिंग क्या थी, कितने की पड़ी थी ऑन मेरी रोड? पड़ी थी ऑन रोड 1140 की। 1140 की ऑन रोड पड़ी है। टियागो ये लॉन्ग रेंज है ये। और इसकी रेंज पहले क्या थी? पहले रेंज थी इसकी 220, 230, 240 चलाने के ऊपर है, जैसा चलाओ। अगर स्पीड में चला रहे हो ओवरऑल सिटी और हाईवे 200 है, 200, 210 210 थी। तो 11.5 लाख की 210 की और उसके बाद बताते हैं कंपनी 320 चलती है, क्लेम करती है। 250 भी नहीं चलती। अगर 250 कैसे चलती है जब आप 50-60 चलाएंगे, अब 50-60 कहाँ चला पाओगे? नई गाड़ी से अभी कुछ डाउनग्रेड हुआ था तो हमने बैटरी चेंज करवा दी, वो तो खैर फ्री में चेंज हुई थी। फ्री में चेंज हुई। फ्री में चेंज फिर से वही रेंज फिर से वही रेंज हो गई। 2.5 साल में बीच में एक बार आपने चेंज करा, एक फिर बार से वही रेंज। फिर से वही रेंज। और बग्स कुछ हैं, टेक इश्यूज नहीं, कुछ टेक हैं? इसमें ज़्यादा फंक्शन है नहीं, तो इसलिए जो है कोई इतना समस्या हमको उठानी नहीं पड़ी। बस थोड़ा सा जो है आवाज़ आ रही थी गाड़ी में, तो वो खैर माउंट कुछ बदला था गारंटी में, वो बदल गई थी। बाकी अच्छा, 11.5 की थी, इसमें सब्सिडी 1 लाख रुपये वापस मिली, मतलब ये हो गई 10.5 की। 10.5 की पड़ी। ठीक है, तो मेरी गाड़ी है 12.5 लाख समझिए ऑन रोड थी, जिसमें से सब्सिडी मतलब ये हमने 2024 मैन्युफैक्चर 25 में ली थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग 2024 ली थी दिसंबर की, तो मैं डिस्काउंट 50,000 का मिला था। तो 12.5 लाख की ऑन रोड थी, जिसमें से 1 लाख सब्सिडी अभी आनी है। मतलब ये गाड़ी हुई 11.5 लाख। रेंज इसकी बताई थी वही 350-300 बताई थी, लेकिन हमें पता था कि ज़्यादा नहीं चलेगी। रेंज ये चलती थी शुरू में 320-325 चलती थी, और अभी भी अगर 1 साल होने वाला है और हमने 27,000 किलोमीटर चला लिए। तो जो बैटरी डाउनग्रेड होती है कि डीग्रेड हो जाती है मोबाइल की बैटरी या गाड़ी, तो डीग्रेड अभी मेरी नहीं हुई है। हाँ, हालांकि लोग कहते हैं कि जब आप एसी नहीं चलाएंगे, ठंडक में तो ये ज़्यादा चलेगी 350, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठंडक का सीजन आया, कोई फर्क नहीं पड़ता एसी चलाओ ना चलाओ, ये मिथ है। वो थोड़ा सा वो है। हाँ, ये मिथ है। और उल्टा मेरी गाड़ी 310-315 दिखा रही थी। अब जब गर्मियां फिर से आई हैं, एसी से हम चल रहे हैं 24 पे चलाते हैं हम, 2 फैन स्पीड, तो अब ये 320, 330, 345 तक भी जा रही है। तो ये तो मिथ है कि ठंडक में ज़्यादा चलेगी, ये अभी मेरी ज़्यादा चलती है। हाँ, तो 330 ये इस टाइम चल रही, 1 साल होने वाला है। अच्छा, गाड़ी 27,000 सर्विस में क्या क्या आपको परेशानी हो रही है? सर्विस का दिक्कत ये है कि सर्विस में इशू ये है, जब आप कोई भी इसमें टेक थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है इसमें, तो जब भी आपके साथ कोई इशू होता है, जैसे मेरी गाड़ी में इश्यूज क्या क्या है। एक इशू है कि एसी फ्लक्चुएट हो जाती है, मतलब आप ठंडी एसी चला रहे हो, अपने आप वो बीच में हीट फेंकने लगेगी। ये महीने में एक बार हो जाता है। प्लस मेरी गाड़ी में जो भी हम कभी भी इशू बताते थे, जैसे एक बार जब हम फर्स्ट सर्विस करा के लाए थे, तो ये कई लोगों के साथ है, मेरी पुरानी वीडियोस पे लोगों ने कमेंट किया है कि बैटरी मतलब 100% चार्ज है, घर से गाड़ी बाहर निकाली और एकदम से बैटरी ड्रॉप होके 52 हो गई, 60% हो गई। ये हमने सुना है कि पंच में कई लोगों के साथ हुआ है। पंच में कई लोगों के साथ हुआ है। मेरे पास इसमें ज़्यादा फीचर्स दे दिए, फीचर्स की वजह से ये है, तो ये मेरे में
दिक्कत ये है कि जब हम सर्विस सेंटर के पास जाते हैं तो उनको भी इसका आइडिया नहीं है। हाँ, उनको पता नहीं, वो जो बंदे हैं वो लैपटॉप से चेक करते हैं, लैपटॉप में सही आ जाता है, उनको भी नहीं पता है। तो उनका भी ये कहना होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अब जब आप यहाँ वीडियो बना के डालते हैं तो टाटा कमेंट करेगा इस पे, तो वो सर्विस सेंटर भेजेगा, तो सर्विस सेंटर को वो डांटता भी है कि इनका जल्दी करो, कुछ निकलता नहीं है। हाँ, लेकिन दिक्कत ये सर्विस का इशू नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं जो हम इसलिए डालते हैं कि हमें पता है सर्विस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको पकड़ ही में नहीं आता है। टाटा इसको सुधार करे कि इसमें टेक इश्यूज जो हैं इसको सुधारे। रेंज जो है जितना बोला था उतनी चलती है। रेंज तो हालांकि उन्होंने हमसे ज्यादा बोला ही नहीं था, बोला ही था 320 325 चलेगी, लो रेंज आप लेंगे तो 230 40 चलेगी। तो रेंज में कोई हमें दिक्कत नहीं, मतलब अगर आप चार्ज कर रहे हैं चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बाहर इसको कहाँ लेके गए आप? बाहर हम इसको एक बार नेपाल पोखरा ले जा चुके हैं, सबसे दूर हम पोखरा ही गए हैं, बाकी कानपुर हम जा चुके, कानपुर अप डाउन किया है, कभी फंसे नहीं। एक बार मेरे साथ ये हुआ था कि जब हम पोखरा से लौट रहे थे गोरखपुर, तो गोरखपुर में जो चार्जर था, जैसे ही हमने इंडिया इंटर किया तो इंडिया में तो दिक्कत है चार्जर, तो सबको पता है। जैसे ही हमने चार्जर लगाया, चार्जर वहाँ वर्किंग दिखा रहा सब कुछ, 2-3 बार हमने चार्जर प्लग इन किया, प्लग आउट किया तो गाड़ी क्रैश कर गई, मतलब गाड़ी शट डाउन हो गई, खड़ी हो गई वहाँ पे। अब हमने एजेंसी पे कॉल किया, सब कुछ बात की, तो लोग आप टो करानी पड़ेगी, नहीं तो 2 घंटे गाड़ी बंद रखी हुई, फिर हमने जाके ट्राई किया तो वो स्टार्ट हो गई, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई थी, मतलब क्रैश भी कर जाती है, तो थोड़ा सा रिस्की है ये टाटा में बहुत ज़्यादा दिक्कतें छोटी छोटी आती हैं, कोई बड़ी तो नहीं आई। बड़ी कोई मेरे साथ दिक्कत नहीं आई, लेकिन मेरा ये है कि छोटी दिक्कत भी क्यों आई, क्योंकि अगर ये जो मॉडल है जो इसमें फीचर्स है ये आप पेट्रोल में लेंगे तो ये 8.5-9 लाख की पड़ेगी। हाँ, 4-5 अब लाख हम ज़्यादा पैसा दे के हमने इसको लिया है। अच्छा, ईवी किसके लिए लेना चाहिए, किसके लिए नहीं लेना चाहिए? ईवी हम इतनी इसमें क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये ओवर प्राइस है, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे लिए इसलिए नहीं दिक्कत है क्योंकि जो आदमी, जैसे मेरा प्रोफेशन है वकालत, जो आदमी का रेगुलर इनकम नहीं है, जैसे मेरे पास कभी भी इनकम क्या है कि अमाउंट एकदम से आया, रेगुलर कोई फिक्स नहीं, तो रेगुलर वाले के लिए तो ठीक है डीजल गाड़ी पेट्रोल, लेकिन अब मेरे पास मानिए 8-10 लाख रुपए है, अब इस टाइम है, हमें पता है कि हम इसको सेव नहीं कर पाएंगे, खर्च हो जाएगा, तो हम एक मुश्त लगा के इस गाड़ी को ले लेते हैं। अब मेरा बिल है 2-3 हज़ार रुपये महीने, वो पूरे बिजली के बिल में बढ़ के आ जाएगा, रोज़ आपको पेट्रोल नहीं डलाना। अब मुझे ये है कि कम से कम 8 लाख के लिए, 8 साल के लिए 8 साल के लिए हमें फुर्सत है कि डीजल पेट्रोल नहीं है, हमने एक मुश्त पैसा लगा दिया अप डाउन के लिए। मेरा अप डाउन रोज 55-60 किलोमीटर का है, उसके लिए फ्री। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है, ये उनके लिए है जिनको घर में चार्ज करें और घर में ही आके चार्ज करें और अप डाउन रोज करें 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर रोज अप डाउन। अगर कोई बाहर चार्ज कर रहा है तो ये सीएनजी के लगभग आसपास ही पड़ेगा। सीएनजी के आसपास बाहर का चार्जर जो 22 रुपए 24 रुपए 25 रुपए यूनिट है, वो बहुत महंगा चार्जर है। आप उससे चार्ज करेंगे तो 500-600 रुपये में चार्जिंग होगी, और हम लोग तो ढूंढ के चार्ज करते हैं, 14 रुपये यूनिट या इस तरह से कोई चार्जर मिल गया तो चार्ज कर लेते हैं, वरना घर आने के टाइम थोड़ा सा अगर फंस जाओ कि हाँ 100-200 रुपये की चार्ज कर लिया, वरना चार्जिंग में जो है जो पैसे जाते हैं तो सीएनजी के लगभग बराबर ही जाते हैं। हाँ, और ये भी है कि प्राइमरी गाड़ी आज भी रिस्की है। अगर घर में एक ही गाड़ी, जैसे ये हमारी प्राइमरी गाड़ी नहीं, हमारे घर में एक डीजल गाड़ी है, पहले भी एक डीजल गाड़ी थी, वो हटाई तो हमने ये दूसरी गाड़ी ये इलेक्ट्रिक ली, तो एक मेरे पास है बैकअप में डीजल का। तब ये प्राइमरी गाड़ी ये रिस्की है, खासकर जो लोग ट्रैवल करते हैं ईवी से, जो लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, फ्लाइट से, सिर्फ ऑफिस के लिए इसको रखे हुए, लोकल में रखे, उनके लिए है ये। बाकी जो सारा काम कार से करते हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि रेंज एंजाइटी बनी रहती है, 20% भी बचा हो तो एक डर रहता है हमेशा कि रुक ना जाएगा। इस गाड़ी में सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, हमने तो करीब 1 लाख से ऊपर चला दी है। इसमें अगर आपने चार्जिंग की है, आप मान लो दिल्ली जा रहे हो, तो आपने अभी 200 किलोमीटर पे आपका पहला चार्जर पड़ा या 150 पे पड़ा, 200 पे तो करोगे नहीं क्योंकि वो रिस्क रहेगा, फिर 200 ही चलती है। तो अगर आपने 150 पे पहला चार्जर आपने चार्जिंग कर ली, तो उसके बाद फिर जब चार्जिंग फुल हो गई तो उसके बाद जैसे ही स्टार्ट करोगे दिमाग में ये आ जाएगा कि यार दूसरा चार्जर कहाँ है। दूसरी चार्जिंग में चार्जिंग करना है, वहाँ चार्जर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वहाँ पे सर्वर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर जो है लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, पता चला सब कुछ आ रहा है, तब भी चार्जर में कोई दिक्कत होती है, कोई इशू होता है तो चार्जिंग नहीं लेता है, कभी ऐसा होता है। पहले तो ये सब बहुत झेल चुके हैं हम लोग, लेकिन अब तो खैर चालू हो जाता है, फ़ोन ऑन कर देते हैं तो खैर चालू हो जाता है। लेकिन जो नए लोग होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं ईवी को लेके। तो इसलिए जो है अगर आपको गाड़ी चाहिए
टाटा पंच या नेक्सॉन या जो है टियागो, आपको अपना रेंज देखना है कि हमको कितना चलना है, उस हिसाब से आप गाड़ी लीजिए और कोशिश करिए कि इसको घर में चार्जिंग करें और घर से जो है चार्जिंग में करने में आपको फ़ायदा है। तब आपका बिल आएगा करीब 2000, 2500, 3000, वो आपके इलेक्ट्रिक शहर के हिसाब से होगा, अलग अलग है ना हर जगह का यूनिट। तो अगर आप बाहर चार्ज कर रहे हैं तो वही चार्जिंग में इसमें ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। और गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, बस इनकी सर्विस में दिक्कत है। सर्विस में दिक्कत बहुत ज़्यादा है। हम लोग सर्विस कराने जाते हैं तो वहाँ झेल जाते हैं। वहाँ पर एक तो ना वो सही से जो है काम करते हैं और ना फिर जो है उसको टाइम, अगर हमने गाड़ी दे दी तो एक दिन के बजाय दूसरे दिन गाड़ी मिलती है और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और उसके बाद में अगर आपने इसका लेबर चार्ज 2500 रुपये लगाते हैं सर्विस का, और उसके बाद अगर कोई आप सामान बदल रहे हैं तो उसका भी अलग लगाएंगे, 300 कुछ रुपये उसका भी लगाते हैं। एक बार हम बिल दिखाते हैं आपके, ये 4869 रुपये का कम करा के हुआ है। इसमें ये सामान जो है थोड़ा बहुत बदला गया था। इतना डीजल कार्स का हाँ, अभी तो डीजल का पेट्रोल का इतना जो है आता होगा। अगर आपको और डीजल तो 10,000 पे सर्विस होती है, इसकी तो 7,500 पे करानी पड़ती है। मोटा मोटा ये है कि जब बेचते टाइम ये बताते हैं कि सर्विस कॉस्ट कुछ नहीं है आपका, हाँ, आपको पेट्रोल भी फ्री है आपका। हाँ, और मोटा मोटा ये गाड़ी महंगी भी है नॉर्मल से, गाड़ी महंगी भी है और सर्विस का कॉस्टिंग भी ज़्यादा है, और प्लस बिजली का बिल तो आपके घर के ऊपर आप अगर जिस ये हिसाब मतलब से 4 लाख रुपए का अगर हम डीजल डलाएं तो 4 लाख में करीब 80,000 90,000 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। प्लस इन अपना रेंज की टेंशन प्लस ये रेंज भी। की टेंशन तो ओवरऑल यही है कि गाड़ी ये उसी के लिए है, या तो ये गाड़ी ईवी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं यहाँ पे, ये इंडिया भविष्य में। है, भविष्य फ्यूचर है। अगर आप शौकिया लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप शौकिया ले रहे हैं ईवी गाड़ी, इसको चलाने में मजा बहुत आता है। शौकिया अगर हाँ ऑटोमेटिक गाड़ी है, चलाने में जो फील आता है जो किसी गाड़ी में नहीं आता है। अब तो आदत पड़ गई हम लोग की, अगर डीजल पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं तो गियर वेयर इसमें लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए जो है गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सर्विस में और इसकी आफ्टर सर्विस जो सेल सर्विस है वो भी बहुत डाउन है। मोटा मोटा यही है कि जब गाड़ी का प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए, जब पेट्रोल या डीजल कार के हिसाब से ये गाड़ी मिलने लगे, प्लस सर्विस इनकी थोड़ी सी अच्छी हो जाए, तभी ये गाड़ी, या तो आपकी ये शौकिया गाड़ी हो, मतलब आपके घर में ऑलरेडी एक गाड़ी हो, तब आप लेना चाहें, थोड़ा सामान हमारे हाँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए लोकल के लिए लेना चाहें, इंजॉय करना चाहें, राइट, तो ठीक है। अभी अगर आप अपनी मेहनत की कमाई लगा के पहली गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसके लिए तो हम भी, ये भी अभी एक ही हम लोग का है मत कि अभी नहीं है उसके लिए। हाँ, आपके पास एक गाड़ी है या आपका ऐसा है जो हमने शुरू में बताया कि आपके पास एक मुश्त पैसा है और आप वो लगा के गाड़ी लेना चाहते हैं, डीजल और पेट्रोल से आप 8-10 साल तक बचना चाहते हैं, तब आप ये गाड़ी लें। बाकी अगर प्राइमरी गाड़ी है तो अभी इतना अच्छा इंडिया का इकोसिस्टम नहीं है में जो है कोई मेरे दिक्कत हिसाब नहीं है। और अगर आप टाटा की गाड़ी नहीं ले रहे हैं तो इसके अलावा कोई इस रेंज में आपको गाड़ी भी नहीं हाँ, मिलेगी। लेकिन और एक और बात है, लेकिन अगर आपको ईवी लेनी है तो हमें लगता है कि भाई इनकी 3rd जनरेशन आ चुकी है ईवी में, तो ईवी थोड़ी सी सब जो जितनी भी मार्केट में चल रही है, इंडिया में ईवी सबसे अच्छी जो है टाटा ही की अभी आ रही है, जो कि हमने ओवरऑल बाकी ब्रांड्स नाम नहीं लेंगे देखा कि वो ज़्यादा ही परेशान है। कि टाटा में एक ये है कि सेफ्टी है, थोड़ा सा बेटर है, और गाड़ी आपको रुकती नहीं है। कुछ केसेस में रुक सकती है लेकिन गाड़ी रुकेगी नहीं जब तक वो है, बाकी ब्रांड से तो बेटर है। अगर ईवी लेनी ही है तो टाटा कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी आप 10-12 लाख में कोई गाड़ी दे भी नहीं रहा है कोई और कंपनी। अगर दे भी रहे हैं तो अभी आई है गाड़ी, लेकिन वो सब 15-16 के ऊपर ही हैं सब। और गाड़ी में जो है पावर भी बहुत है। हम तो पहाड़ी पे इसको चढ़ा चुके हैं, अजमेर भी ले जा चुके हैं, पोखरा जा चुके हैं, और इधर पावर की कोई कमी पावर में कोई कमी नहीं है। पावर की कोई बहुत जगह हम जा चुके हैं गाड़ी में। मजबूती में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जितना लंबा इसको लेके जाएं, बस चार्जिंग की सुविधा होनी चाहिए। और चार्जिंग की सुविधा नेपाल में बहुत अच्छी है, वहाँ पे चार्जिंग सस्ता भी है। तो इसलिए नेपाल का ट्रिप अगली बार हम लोग करने वाले हैं। हो सकता है मुक्तिनाथ का जो है प्लान बनाएं, तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। तो आगे नई जो है रास्ते में हम लोग मिलेंगे, सही से आपको वीडियो दिखाएंगे, सब कुछ जो है बताएंगे, गाड़ी में कैंपिंग करेंगे। तो बाकी जो है हमला भाई क्या कहना आपका? मेरा भी है भाई, ये वीडियो तो हम भी डालेंगे, हमारा चैनल भी है चेजिंग लाइफ विद अंजला नाम से,
ठीक ठाक। उस पर हम ईवी से रिलेटेड इशू डालते रहते हैं। अक्सर टाटा कमेंट करता है कि क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं, लेकिन मेरा ये है कि हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। जो नया बायर है वो थोड़ा सा परेशान ना हो, उसे लगे कि अच्छा ये सब इश्यूज आ सकते हैं। हम कोई, ताकि एक जो डर आ जाता है चलते रास्ते में। हम लोग तो हैं 2-3 दोस्त हैं तो कम्युनिकेट कर लेते हैं कोई दिक्कत आती है, लेकिन हम नए आदमी के लिए डालते हैं। जैसे हम डालते हैं तो उन कमेंट्स आते हैं कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो हम कहते हैं कि कोई बड़ी दिक्कत नहीं, ये छोटे मोटे हाँ, बग्स आते रहेंगे, गाड़ी खड़ी नहीं होगी बस। हाँ। बाकी अब भाई के भी चैनल पे ये वीडियो पड़ेगी, हमारे भी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये है, ये आपकी इसका जो है जो लॉन्ग रेंज है, तो आप अगर जो है थोड़ा सा बजट आपका है तो लॉन्ग ही लीजिए। हाँ, एक और मेरा ये है कि अगर पंच आपको लेनी है, पंच हम यही हमेशा सजेस्ट करेंगे कि लॉन्ग रेंज ही लीजिएगा, क्योंकि भाई ने जब ली थी तो गाड़ी शायद ये लॉन्च होने वाली थी या आइडिया नहीं, क्योंकि इनकी भी 11.5 लाख तक पड़ गई थी। और रेंज में 100 से 150 किलोमीटर का फ़र्क है, प्लस साइज में फ़र्क है, और प्लस बॉडी तो आप देख ही रहे हैं, बहुत फ़र्क है। एसयूवी लुक है पूरा जो है, ये एसयूवी लुक है, ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट गाड़ी है उसमें। तो अगर आप प्रेफर कर रहे हैं अब, तो हमारा ये है कि पंच ही प्रेफर करें। टियागो स्किप करके, या तो एकदम टियागो बेस मॉडल आप ले रहे हो ईवी में, या फिर आपको नहीं, आपको 100 से 150 किलोमीटर अगर चलना है और इससे ज़्यादा नहीं चलना लेकिन है। मेरी ये राय है, हाँ, ये फैसल ने हमें कहा था कि कभी भी, और ये है भी सही राय, कि लॉन्ग रेंज ही लीजिएगा, क्योंकि जब आप गाड़ी लेंगे आपको चलना पड़ेगा, आपके काम कहीं निकलेंगे। जाना पड़ जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर मान लो ये गाड़ी 2 साल के बाद बैटरी डाउन हुई तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी रेंज में। हाँ, और जो लो रेंज है वो एकदम खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जो है अगर आपको चाहिए तो लॉन्ग रेंज लीजिए, और गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, बस सर्विस इनकी नहीं अच्छी है। सर्विस में हम सर्विस हमेशा बेटर कहेंगे। कर लें, प्राइस पॉइंट थोड़ा सा जो है कम कर लें। पेट्रोल डीजल के आसपास, वो तो ओवरऑल इंडस्ट्री जब लाएगी तभी कम होगा। बाकी बैटरी जब इसकी बदलेगी तो क्या खर्चा आता है वो अभी किसी को नहीं पता है, कंपनी को भी नहीं पता है। तो वो आगे जब बदली जाएगी तो पता बैटरी चलेगा। जब बदली जाए पूरी हम लोग की, या 8 साल हो जाए या 1.5 लाख किलोमीटर चल जाएगी, तो उस पर बताएंगे, क्योंकि 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी है, 8 साल की वारंटी जो भी बाकी हमको रेंज में ही दिक्कत होती है, बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं हुई। कम से कम 320 बताया था तो 250 तो चलनी चाहिए थी, 240 तो चलनी चाहिए थी, लेकिन वो उस हिसाब से चलती, जैसे आपने 60-70 तक चलाया है तो आपकी 220, 225, 30 चल जाएगी। अगर आप 80 के ऊपर जा रहे हैं तो आपकी 200 ही चलेगी, और 200 में भी आपको डर लगा रहेगा। सबसे मेन चीज़ तो ये है, आपको डर लगा रहेगा कि यार चार्जर है नहीं वहाँ, हम स्पीड में जा रहे हैं, 80 मान लो जा रहे हैं, तो अभी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो कई बार तो हमने टो कराया इसको। अच्छा तो मेरा फिर वही बात है कि अगर हो तो जो अगली जनरेशन की गाड़ी आई है वही लीजिए, क्योंकि जैसे हमारे साथ ये इशू जो रेंज है, जैसे बताया था उन लोगों ने 320 330 उतनी ही चलती है, 1 साल में भी इतनी ही चलती है। जो इसके बाद आएगी वो इससे बेटर होगी, पंच जो नई वाली आएगी, तो कोशिश करें जो नई लॉन्च हो उसी को लें, क्योंकि वो थोड़ा सा बेटर ही हो जाएगी पुराने वाले से। बाकी आगे जो होगा हम लोग वीडियो में डालते ही रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लिए तो जो भी इश्यूज आपके हैं, आपको ईवी लेना हो तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा वीडियोस से। थैंक यू।